हिमानी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिमानी कोचिंग सेंटर में हम प्रतिबद्ध हैं कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आप लोगों का कॉन्फिडेंस एम्प्लीफाई करने के लिए। हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव फायदा। बच्चों, आज हम करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा गणित के कक्षा 9 के पिछले साल के प्रश्न पत्र का प्रश्नों के हल। यह वीडियो नवोदय स्कूल कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी सही रहेगा। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है, ए का सबसे बड़ा मान क्या है जिसके लिए 6 अंकों की संख्या 326A50 3 से विभाज्य है। 3 से किसी भी संख्या का भाग तब हो सकता है यदि उसके अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 के पहाड़े में आता हो। तो देखिए, अब हम इसमें पहले चेक करते हैं कि भाई 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16। ठीक है। अब 16 में हम क्या ऐड करें कि वो 3 से भाग हो जाए। तो ऑप्शन दिए हैं, देखिए, अगर मैं 16 जमा 2 करूंगा 18, क्या ये 3 से भाग हो सकता है? हाँ जी। पर उन्होंने हमसे पूछा है सबसे बड़ा मान। तो देखिए, अब देखिए, 16 जमा 6 22 नहीं आता, 16 जमा 8 24, 24 आता है। अगर आप 16 जमा 8 करेंगे 24, ये 3 के पहाड़े में आता है। तो हमको क्या लेना है? ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने हमसे ए का सबसे बड़ा मान पूछा है। यदि छोटा मान पूछते तो हम ऑप्शन ए को चूज करते। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा गया है, अगर हम संख्याओं को 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 करते करते 20 तक जाएं तो इसमें कितने अंत में शून्यों की संख्या होगी? तो देखिए, शून्य के लिए हमें क्या चाहिए? हमें 2 और 5 का गुणा चाहिए। तो मैं ये सारे ही संख्याएं लिख देता हूँ आपके सामने और इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इसमें देखिए, शून्य एक तो 10 से आ गया, इससे आ गया 2, तो ये हो गए। फिर 2 और 5 को गुणा करते हैं तो 10 मिलता है, तो ये तीसरा हमें 10 मिल गया, एक शून्य और। ऐसे ही 12 और 15, इकाई के अंक में 2 और 5 है, वो भी 10 देंगे, तो 4 इसका उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे हमें बॉड मास नियम का उपयोग करते हुए इसे सॉल्व करना है। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। भाई लिखा हुआ है 7/3 जमा 7/3 भाग 14/3 घटा 1/60 भाग घटा 14/49। सो बॉड मास के नियम के हिसाब से चलेंगे तो हमें तो करना पड़ेगा सबसे पहले भाग को। तो आइए पहले इसको हल करते हैं। तो 7/3 जमा 7/3 गुणा 3/14, फिर घटा 1/7 गुणा घटा 49/14। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये 3 से 3 कट गया, एक एक कम एक, एक दूनी दो, तो ये हो गया 7/3 जमा 1/2। यहाँ घटा गुणा घटा हो जाएगा जमा, और ये हो गया 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सो जमा 1/2। तो 1/2 जमा 1/2 जमा 7/3, तो ये कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। सो 7/3 जमा 1, इसका लघुत्तम समापवर्ती 3 है, तो 7 जमा 3 10, 10/3 ऑप्शन हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों। तो बॉड मास के नियम का पालन किया और उत्तर को हासिल किया। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। हम नए नए वीडियो लाते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, और आप लोगों की प्रवेश परीक्षा में वीडियोस ऐसे आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न है, कंचों की एक निश्चित संख्या में से 3/5वां लाल है, शेष आधे हरे हैं। यदि हरे कंचों की संख्या 12 है तो लाल कंचों की संख्या कितनी होगी? देखो बच्चों, इसको x के द्वारा भी कर सकते हैं, पर यदि आप 100 ले लेते हैं ना, मान लीजिए आप कहते हो कि जी टोटल जो कंचे थे वो 100 हैं, तो 100 का 3/5वां हिस्सा लाल है, तो लाल कितने हो जाएंगे भाई? 3/5वां भाग 100 का। सो 20 पंजा 100, सो लाल, अगर टोटल कंचे 100 हैं तो लाल कितने हुए? 60। अब 100 में से 60 गया, बचे कितने? बचे 40। प्रश्न कहता है,
बचे हुए शेष आधे हरे हैं, इसका मतलब हरे कितने हैं, 40 का आधा होता है 20। ठीक है, तो हमने क्या पाया कि भाई अगर हरे कंचे 20 हैं तो लाल कंचे कितने थे, 60। अब ये कह रहा है भाई हरे जो हैं वो हैं 12, तो लाल कितने होंगे, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात है। सो 20/12 बराबर हो गया 60/x के, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। सो 20x हो गया 12 × 60 के, x हो जाएगा 12 × 60/20, 20×3 = 60, 12×3 = 36। सो यह इसका उत्तर है। यदि आप x लेके करेंगे तो भी हो जाएगा, पर उसमें थोड़ा सा समय शायद ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप 100 लेके भी कर सकते हैं और x लेके भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है 5 किलो सेब की कीमत 425 रुपए है, 12 दर्जन संतरों की कीमत 744 और 4 किलो आमों की कीमत 480 है। 8 किलो सेब, 8 दर्जन संतरे और 8 किलो आमों की कुल कीमत क्या है। देखिए ये आप चाहें तो यूनिटरी मेथड से या प्रत्यक्ष अनुपात के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ लिख लेता हूं मैं सेब, ये है भाई 5 किलो, ये है 425 रुपए के। अब हमें कितने चाहिए कि 8 किलो, तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ मैं क्या करूंगा भाई, 5x बराबर हुआ 425 × 8 के, तो x जो कि हो गया मेरा 8 किलो सेब की कीमत, वो हो जाएगी 425 × 8/5। सो 5×8 = 40, 5×5 = 25। सो 8 किलो सेब की कीमत आ रही है 8×5 = 40, 8×8 = 64 और 4 68। तो ये हम 680 रुपये 8 किलो सेब की कीमत बगल में रख लेते हैं। अब इसी प्रकार निकालते हैं किसकी, हमारे को निकालना है भाई 8 दर्जन संतरों का। अब देखो 12 दर्जन संतरे, उनकी कीमत कितनी दी गई है, 744 रुपये। मुझे निकालनी है 8 दर्जन की, तो इसको y मान लेते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाई 12y, जो कि कीमत है, y क्या है, 8 दर्जन संतरों की कीमत, जो हो जाएगी 744 × 8 के। सो y किसके बराबर होगा भाई, 744 × 8/12, 4×2 = 8, 4×3 = 12 और 3 से ये भाग होगा, 3×2 = 6, फिर 3×4 = 12, 3×8 = 24। सो 248 को जब हम 2 से गुणा करेंगे सो आ जाएगा 496। तो 8 दर्जन संतरों की कीमत भी मिल गई। अब हमें अब क्या करनी है भाई, हमें निकालनी है आमों की कीमत और इन सब का योग करना है। तो आइए आमों को भी देख लेते हैं। 4 किलो आम की कीमत 480 है, तो ये लिखिए 4, 480। कितने चाहिए भाई हमें, 8 किलो, तो 8 इसको a मान लेते हैं। तो ये हो गया 4a बराबर 480 × 8, a हो गया 480 × 8/4, दूनी 8। 480 को जब आप 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 8 16, 2 चौका 8 और 1 9, इन सब का आप कीमत कुल निकालनी है। तो ये 6, 9 और 6 15 और 8 23, 2 हासिल, 6 2 8, 4 12 9 21। सो ऑप्शन बी इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें बोला जा रहा है कि भाई हमको निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल निकालना है किसका, क्यूब रूट ऑफ 27 घटा 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 जमा क्यूब रूट ऑफ 125। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले एक एक चीज देख लेते हैं। भाई क्यूब रूट ऑफ 125 कैसे निकलेगा, इसका मतलब क्या होता है, पहले तो 125 की घात हो गई 1/3। 125 को अगर आप 5 के हिसाब से लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 यानी 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। सो क्यूब रूट ऑफ 125 की जगह मिल गया हमें 5। ऐसे ही देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, जिसका मतलब हुआ 8 की घात 1/3। 8 को लिखा जा सकता है भाई 2 की घात 3 और उसकी भी घात 1/3। तो यहाँ पे घात गुणा हो जाएगी तो कितना मिलेगा, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं क्यूब रूट 27 यानी 27 की घात 1/3। 27 होता है भाई 3 की घात 3, उसकी घात 1/3, फिर यहाँ आ गया 3। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको लिख लेते हैं कि भाई हमने क्या क्या पाया।
सो 27 की जगह मिला था 3 घटा 2 गुणा 8 की जगह मिला था 2। मैं बस वो जो मिला है वो लिखता जा रहा हूँ और जमा 5। ठीक है। अब बॉड मास नियमों का पालन करेंगे तो पहले गुणा होनी चाहिए, तो हो जाएगा 3 घटा 4 जमा 5। ठीक है बच्चों। सो 3 5 घटा 4 हुआ 1, 1 जमा 3 हुआ 4, सो √4 का मतलब हुआ 2 इसका उत्तर है। ठीक है। तो आप सिर्फ वो घातों को सॉल्व करते हुए और बॉडमास के नियमों का पालन करते हुए इसका उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो आप ये वीडियो को दोबारा भी देखिएगा, चाहे तो 2 बार 3 बार देखिए, पर एक बार जब देखें तो वीडियो को रोक के प्रश्नों को स्वयं से हल करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा गया है 2700 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए ताकि नई संख्या एक पूर्ण घन हो। देखो घन कैसे मिलेगा, घन होता क्या है भाई, कोई संख्या है अगर मैं उसको x कर दूंगा तो वो हो जाता है x³। ठीक है। तो हमें ये चाहिए। अब देखिए 2700 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो क्या होगा, ये होगा 27 गुणा 100। अब 27 क्या है, 27 तो भाई 3 का घन हो गया। 100 जो है वो है 10 गुणा 10। अब हमें 10 का घन बनाने के लिए क्या चाहिए, 10 और चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि भैया इसको 10 से गुणा करा जाना चाहिए। बस ये इतना ही सिंपल है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पूछा जा रहा है कि 3142 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो ऐसे प्रश्नों में हमें जो वर्गमूल निकालना है वो भाग के तरीके से निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं वर्गमूल, इकाई के स्थान से पेयर युग्म बनाते हुए चलिए। अब देखिए ऐसी संख्या जिसको स्वयं से गुणा करने पे 31 या उससे कम मिले, तो आप देखिए 5 पचे 25, 6 छिका 36, तो 5 पे जा रहा है, सो इसको करिए 5 से, सो ये हो गया 25। अब देखिए 11 में से 5 गया 6, और ये पूरा युग्म जो है उतरेगा। अब ये 5 जमा 5 हो गया 10। अब यहाँ हम क्या करेंगे भाई, यहाँ मुझे देखिए सबसे पहले मैं 10 को 10 छिक्का 60 होता है, यानी मेरे को अगर मैं 6 ले रहा हूँ तो 106 को 6 से गुणा करूंगा तो आएगा 6 छिक्का 36। तो ये 6 से जा रहा है तो यहाँ पे हमने लिखा और ये हो गया 636। अब देखिए ये हो गया 3, ये 2, 12 में से 6 गया 6। इसका मतलब क्या है, देखिए 56 एक पूर्ण वर्ग है और 3142 में से जब हमने पूर्ण वर्ग निकाला कितना शेष मिला, 6। यानी इसमें से 6 घटा देंगे तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, तो उत्तर क्या है, 6। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम ये वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए हमको दिया गया है कि हमें मान निकालना है। पहले लिख लेता हूं मैं प्रश्न को। 44 जिसका गुणा हो रहा है कोष्ठक में है x⁴ घटा 5 x³ घटा 24 x²। ठीक है जी, फिर ये कोष्ठक बंद होता है और इसको भाग कर रहे हैं तो मैं नीचे ही लिख देता हूँ 11x। ठीक है, और फिर x−8। ठीक है, इससे करना है। अब आप देखिए हमारा क्या, जो हमारे ये x के घात होती है उसमें हम सबसे पहले कैसे कॉमन लेते हैं, जो सबसे छोटी घात होती है उसे कॉमन लेना है। तो x⁴ और 3 और 2 में x⁴ सबसे छोटी है, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऊपर इसे कॉमन लेंगे। तो अगर मैं इसको कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये बनेगा 44 और x² चला गया बाहर। तो अब देखिए x⁴ को x² से घटाया तो क्या रूल है भाई, ये 2 ऊपर जाके घटा हो जाएगा, सो 4 घटा 2 मिलेगा x²। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ x²। इसी प्रकार 5x³ को x² से घटाया, दो ये 2 ऊपर गया, क्या हो जाएगा, 3 घटा 2 1, सो 5x, और यहाँ रह जाएगा खाली 24। अब देखिए इसको क्या करना है, मुझे 11x इंटू x−8 से भाग करना है। अब देखिए ये क्या होगा, 11×4 = 44, x² को x से भाग किया तो खाली x मिलेगा। देखो बच्चों क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं और यदि आप ध्यान देंगे
तो 4x का ऑप्शन सिर्फ ए है और कहीं 4x नहीं है। तो आप इस प्रश्न को यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधा यहीं से इसको समझ जाएंगे कि भैया यही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 4x वाला एक ही ऑप्शन है। पर मैं इसको आगे भी सॉल्व करता हूँ कि हम इसे आगे कैसे करेंगे। सपोज करिए यहाँ सी में 5x की बजाय 4x लिखा होता, फिर आप इसे नहीं कर पाते। तो अब हम क्या करेंगे, 4x मिल गया। अब एक्स स्क्वायर घटा 5x घटा 24। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है भाई, घटा 24। सम क्या है, घटा 5। कैसे निकाला प्रोडक्ट भाई, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है एक, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फिर s जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ x। अब क्या करना है, 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनका गुणा करने पे घटा 24 मिले और जमा करने पे घटा 5। तो ऐसे कौन होंगे, वो होंगे 8 और 3। यदि मैं घटा 8 जमा 3 करूंगा तो घटा 5 मिलेगा, और घटा 8 गुणा 3 करूंगा तो घटा 24। तो हम इसको x 5x को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर घटा 8x जमा 3x घटा 24। और यह नीचे भाग हो रहा है x घटा 8 से। अब देखिए इन दोनों में x जो है वो कॉमन है तो मिलेगा x घटा 8। इन दोनों में 3 कॉमन है तो यहां से भी मिलेगा x घटा 8 बटे में x घटा 8। अब क्या हो जाएगा, अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के यहाँ ही पे कर लेता हूँ इसको दोबारा से। तो यहाँ इसको मैं लिखूंगा x घटा 8 और x जमा 3 बटे x घटा 8। तो ये और ये कट गए, और साथ में 11x जो हमारा 4x था वो रहेगा। सो देखिए 4x गुणा x प्लस 3 इसका उत्तर है। ठीक है, लेकिन आप स्मार्टली भी कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आपने इसे किया और देखा कि भाई 4x वाला एक ही ऑप्शन है, आप वहीं पे इसको करके आगे बढ़ सकते थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं भाई। पहले तो 2, 3, 5, 7 और 11। 9 तो अभाज्य नहीं होगा क्योंकि 3 से भाग हो सकता है। ठीक है, और एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अब औसत कैसे निकालते हैं भाई, संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। सो 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 बटे 5। सो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 हुआ 28 बट्टे 5। सो क्या होगा भाई ये, आप देखिए इसको। 5 के पहाड़े में 5 पच्चे 25, 8 में 5 गया 3, फिर 5 छिक्का 30। सो यह है इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है 6 लड़कों की औसत ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, और यदि एक लड़का 6 फीट 1 इंच लंबा है तो शेष लड़कों की औसत ऊंचाई बताओ। तो देखो भाई, पहले तो 6 लड़कों की औसत ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, तो उनकी टोटल ऊंचाई निकाल लेते हैं भाई। 5 फीट 3 इंच को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 6 3 18 इंच और 6 पच्चे 30 फीट। अब 12 इंच का होता है 1 फीट, तो 18 में से 12 गया तो कितना बचा, तो 1 फीट हुआ, वो 30 में ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 31 फीट 6 इंच। ठीक है बच्चों, सो 6 लड़कों की जो ऊंचाई है उनका योग हुआ 31 फीट 6 इंच। उनमें से एक लड़का 6 फीट, ठीक है, और 1 इंच लंबा है, तो उसको घटा लीजिए इसमें से। तो 6 इंच में से 1 इंच गया 5 इंच, 31 फीट से 6 फीट गए 25 फीट। अब बचे लड़के कितने भाई, 6 में से 1 गया 5, तो इसको 5 से भाग करिए। सो कितना मिलेगा, 5 फीट और 1 इंच। सो यह इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, सो इस प्रकार हम यह प्रश्न को हल कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है यदि a इज टू बी इज टू सी इज टू डी बराबर है 1 इज टू 2 इज टू 3 इज टू 5 के। तो देखिए यहाँ तो क्या करना होता है, ऐसे में a को मान लीजिए 1x, b को मान लीजिए 2x, c को मान लीजिए 3x और d को मान लीजिए 5x। ओके, क्योंकि जो अनुपात दिया गया है उसमें हम x या k कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, ए स्क्वायर यानी 1x की स्क्वायर जमा बी स्क्वायर यानी 2x की स्क्वायर जमा सी स्क्वायर यानी 3x की स्क्वायर।
इसको भाग करना किससे है भाई, बी स्क्वायर से, सो 2x की स्क्वायर, जमा सी स्क्वायर जो है 3x की स्क्वायर, जमा डी स्क्वायर जो है 5x की स्क्वायर। सो x तो इधर एक्स स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा। नीचे यहाँ क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर 10, 5 का स्क्वायर 25। अब जमा कर लेते हैं। सो ऊपर क्या मिल रहा है भाई, 1 और 4, 5 और 9 14, 14x स्क्वायर। नीचे क्या मिल रहा है, 4 और 9 13, 13 और 25 38 एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काटा। ये दोनों 2 से भाग हो सकते हैं, 2 सत्ता 14 और 2 19। सो 7/19 इसका उत्तर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है, एक कार का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटता है। जयंत ने कार 8 लाख में खरीदी, 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, जिसमें हम यहाँ पे क्योंकि घट रहा है तो उसमें लिखेंगे 1/r/100 और टू दी पावर n, घात होगी n जो समय है। ठीक है, घटा क्यों किया हमने, क्योंकि घट रहा है 10% से। ठीक है, तो जो A है वो क्या है, वो कार की कीमत है 3 वर्ष बाद, और P क्या है, कार की वर्तमान कीमत। तो आइए इसको डाल देते हैं। तो हमें लिखना है 8 लाख, ठीक है, और 1 - 10/100 उसकी घात 3। तो ये आपको मिलेगा 8 लाख। 1 मिनट, हाँ, जरा इसको 8, हाँ फिर से लिखता हूँ, लाख। अब देखिए 1 - 1/10, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 - 1, ये हो गया 9/10, और उसका क्या है, क्यूब है। तो अब हम क्या करेंगे, 9/10 क्यूब को मैं उसको 3 बार गुणा करके लिख सकता हूँ। तो मैं सीधा सीधा ऐसे ही लिख देता हूँ भाई, गुणा 9/10 गुणा 9/10 गुणा 9/10। सो 1 2 3, 1 2 3 शून्य कट गए। ठीक है, अब 9 × 9 होता है 81, 81 × 9 होता है 729, उसको गुणा करना है 800 से। सो ये 2 0 तो भाई रखो साइड में, और 8 से गुणा करो, 8 × 9 = 72, 7 हासिल, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2 हासिल, 8 × 7 = 56, 56 और 2 = 58। सो कार की कीमत कितनी रह गई होगी, 5,83,200 रुपया। सो वह कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने ये प्रश्न को इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हल कर लिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ दिया गया है 6 किलोग्राम धातु A और 24 किलोग्राम धातु B को एक साथ पिघलाकर एक मिश्र धातु बनाते हैं। तो मिश्र धातु में A का प्रतिशत निकालना है। तो देखो भाई, कुल धातु कितनी हो गई, 6 × 24 30, उसमें से A कितना है 6। सो हमें क्या करना है भाई, 6/30 × 100, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा कि भैया मिश्र धातु में A का प्रतिशत, तो कुल हुआ 30 किलोग्राम, A था 6। सो अब आप इसको 6×5 = 30 और 100 को 5 से भाग देंगे तो 20% इसका उत्तर है। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पवन ने 4,300 में एक पुरानी टीवी खरीदी, उसकी मरम्मत पर 500 रुपए खर्च किए और तत्पश्चात 5,856 में बेच दिया। इस लेन देन में उसका लाभ क्या था, और उन्होंने प्रतिशत में पूछा है। तो देखिए, पहले तो उसका कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये हुआ 4300 रुपये जमा 500 रुपये, तो क्रय मूल्य तो हो गया भाई 4800 रुपये। ठीक है बच्चों, बेचा कितने में, 5,856 में। तो विक्रय मूल्य क्रय से ज्यादा है तो प्रॉफिट ही हुआ, लाभ हुआ। तो अब लाभ कितना हुआ भाई, लाभ को निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 5 8 में 8, 1,056 का लाभ हुआ। कितनी क्रय मूल्य पे, 4800 रुपये में। तो प्रतिशत निकालना है, तो 1,056/4800 × 100। ठीक है बच्चों, अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और
देखिए यदि आपको 8 के पहाड़े से याद है तो ये 8 से भी जा सकता है सीधा ही, तो 8 छिक्का 48 और 8 एकम 8, 10 में 8 गया 2, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। अब भाई 6 से भी भाग चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22% इसका उत्तर है। ठीक बच्चों, आसान सा सवाल था, सीधा सीधा हमने उसका इस्तेमाल किया। अब आता है अगला प्रश्न, यदि कोई वस्तु 15% की छूट देने के बाद 1299 में बेची जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हो कि जी मान लो अंकित मूल्य 100 था, ठीक है। अब 15% की छूट मिली, तो भाई 15%, 100 का 15 तो हुआ 15, तो 100 में से 15 गया तो कितने की मिल रही है भाई? वो 85 रुपए की। आप समझे मैंने क्या किया? मैंने बोल दिया कि भाई अंकित मूल्य जो था वो 100 था, 15% का डिस्काउंट मिला, तो अब जो उसका मूल्य है वह कितने में बेचा जा रहा है? बेचने का मूल्य हो गया 85 रुपए। अब ये कह रहे हैं कि यदि उस वस्तु को 1292 में बेचा गया तो अंकित मूल्य क्या था? अब देखिए ये तो फिर से वही प्रत्यक्ष अनुपात का क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 100 गुणा 1292 जो कि हो गया 85 x के। सो x किसके बराबर होगा? x होगा भाई 100 गुणा 1292 बटे 85। सो अब ये 100 तो और 85 5 से भाग हो जाएंगे, सो ये हो गया 20, ये हो गया 17। अब 17 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो 1292 को 17 से भाग कीजिए। देखिए 17 सत्ते 119, 9 में 9 गया 0, 2 में 1 गया, 17 छिक्के, सो ये चला गया जी 76 पे। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? 76 गुणा 20 और वो हमारा उत्तर है, तो उसको कर लेते हैं। शून्य को रखा, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, सो 1520 रुपए इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों आपको ना पहाड़े जो हैं कम से कम 20 तक के जबानी याद होने चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आप लोगों को तो 30 तक के पहाड़े याद करने चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर सकें। एक ये, दूसरा आप लोगों को कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का 81 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, जुबानी याद होनी चाहिए। 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है। ऐसे आपको जुबानी याद होने चाहिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ लिखा गया है 6 समान पाइप एक टंकी को 1 घंटा 30 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, यदि आधा टैंक भरने के बाद 3 पाइप काम करना बंद कर दें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 1 घंटा 30 मिनट का मतलब तो 90 मिनट हो गया भाई, 60 जमा 30, सो 90 मिनट लगे 6 पाइप्स को। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मुझे वो टंकी की क्षमता निकालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? 6 गुणा 90, 540 यूनिट बोल सकते हैं, चलो ठीक है। अब ये एक प्रश्न बोल रहा है कि भाई आधा घंटा तो 6 के 6 पाइप काम किए, तो इसका मतलब समय जो कुल समय होगा वो कैसे निकालेंगे भाई? 540 गुणा आधा घंटा, ठीक है, और बटे में 6। फिर ये बोल रहे हैं कि उसके बाद 3 पाइप्स ने काम करना बंद कर दिया, तो इसका मतलब और सिर्फ कितने पाइपों ने काम किया? 3 पाइपों ने। तो 540 गुणा आधा बटे 3, पहले आधे घंटे में 6 पाइपों ने किया, उसके बाद के आधे घंटे में 3 पाइपों ने किया, तो ये हमें निकालना है। सो 540 को 2 से भाग करेंगे, ये हो जाएगा भाई 270/6, इधर भी 270/3, सो ये तो हो गया 90, और इधर हो जाएगा 6 चौका 24, 6 पंजा 30, सो 90 जमा 45, 135 मिनट इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां बोला जा रहा है यदि a जमा बी का 30%, a घटा बी का 50% है तो a इज टू बी निकालो। तो भाई ये तो हम ऐसे कर लेते हैं, 30/100 गुणा a जमा बी, तभी तो वही हम निकाल पाएंगे a/b, a जमा बी का 30% बराबर किसके हो गया भाई? 50/100
ए घटा बी। अब देखिए ये 100 और 100 नीचे ही हैं, ये तो कट गए, जीरो से जीरो भी कट गया। अब ये बन जाएगा 3a जमा 3b, जो कि हो गया 5a घटा 5b के। तो अब हम स्थान परिवर्तन कर देते हैं भाई, ए को ले जाते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा घटा 3a, -5 को यहाँ ले आएंगे, वो हो जाएगा जमा। सो ये हो जाएगा भाई 3b जमा 5b, जो कि हो गया 5a घटा 3a के। सो 8b हो गया 2a के। निकालना क्या है, a इज टू b। तो क्या करेंगे भाई, b को नीचे ले आइए। सो 8 हो गया 2a बटे b के। अब ये 2 को यहाँ से हटाइए और इसको ले आइए 8 के नीचे। सो ये हो गया 4/1। सो यह इसका उत्तर है। ठीक है बच्चों, आसान सा प्रश्न है, सिर्फ हमने उसका इस्तेमाल किया, एक मिनट, हमने इस्तेमाल किया अपना परसेंटेज के रूल्स का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है, यदि a √2 जमा 1, b √3 घटा √2 और c √6 जमा 2 √2 के है, तो a स्क्वायर जमा b स्क्वायर घटा c का मान। देखो बच्चों, यहाँ पे ना आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि a जमा b का दो स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, और a घटा b का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर घटा 2ab। ठीक है, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। 1 मिनट में थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, इन प्रश्नों को यहाँ से मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसको हम हल कर चुके हैं। तो आइए इसको ले चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं। अब देखिए हमें दिया गया है ए स्क्वायर। ए क्या है भाई, √2 जमा 1 के। तो ए स्क्वायर निकालना है, तो मैं करूंगा √2 जमा 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो √2 की स्क्वायर जमा 1 की स्क्वायर जमा 2 गुणा √2 गुणा 1। तो नाउ एक रूट दो की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सो ये से 2 आएगा। 1 की तो कोई भी पावर हो, एक ही रहेगा, जमा 2 √2। तो ए स्क्वायर हमें मिल रहा है 3 जमा 2 √2 के। अब बढ़ते हैं बी की ओर। बी स्क्वायर जो कि है √3 घटा √2 स्क्वायर। सो वही फॉर्मूला जो उसका है ए घटा बी का। सो √3 स्क्वायर जमा √2 स्क्वायर घटा 2 गुणा √3 गुणा √2। सो √3 की स्क्वायर हुआ 3, √2 की स्क्वायर हुआ 2, √3 इंटू √2 गुणा हो सकती है, वो बन जाएगा 2 √6। सो बी स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 3 जमा 2 5 घटा 2 √6। ठीक है बच्चों, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ना 3 जमा 2 √2, वो उसको 5 √2 लिख देते हैं, वो गलत है। ऐसे ही 5 घटा 2 √6 को 3 √6 नहीं लिखना, ये हम नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ रूट वाला हिस्सा अगर सेम है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। चलिए, अब हमें निकालना क्या है भाई, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर घटा सी का मान। तो ए स्क्वायर कितना था, वो है 3 जमा 2 √2 के, जमा बी स्क्वायर जो है 5 घटा 2 √6 के। अब कह रहे हैं घटा सी। सो देखिए घटा और सी में क्या है हमारे पास, √6 जमा 2 √2। ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अब हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे। अब 3 जमा 5 कितना हुआ, ये तो 8 हो गया, और इधर हो गया 2 √2 घटा 2 √6। अब जब इसे ब्रैकेट को खोला, ये हो गया घटा √6 घटा 2 √2 जमा 2 √2 घटा 2 √2 कट जाएंगे क्योंकि क्या है, √2 वाला हिस्सा सेम है। देखिए ये घटा 2 √6 और ये घटा 1 √6। सो घटा 2 और घटा 1 क्या हो जाएगा, घटा 3। सो 8 घटा 3 √6। सो जहां यह है वह इसका उत्तर है। ठीक है,